दोस्तों, ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट मास्टर क्लास एनसीईआरटी बेस्ड अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस साल्ट, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, किन किन परीक्षाओं में टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एसएससी परीक्षाओं का ट्रेंड सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर शिफ्ट में कम से कम एक दो प्रश्न रासायनिक विज्ञान से चैप्टर से होते हैं। महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जैसे बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, प्राकृतिक सूत्र जैसे संतरा में कौन सा, जैसे सिट्रिकम, इमली में टाट्रिकम, टीटीनक, मेथनोइकम, इन सभी से प्रश्न आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, रेलवे में भी आते हैं। तो रेलवे और स्टेट पीसीएस में, एनटीपीसी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस में कैसे आते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे अम्ल प्लस क्षार जो अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनते हैं, तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इनसे भी प्रश्न आते हैं। इसके बाद बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कथन और कारण यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अम्ल वर्षा और पर्यावरण प्रभाव, इससे क्वेश्चन आते हैं। और कथन कारण इसी में सिर्फ नहीं आते हैं, बिहार दरोगा में आता है। अभी वर्तमान में बिहार मद्य निषेध का परीक्षा हुआ, वहां पर भी कथन निष्कर्ष के सवाल थे, बहुत ज्यादा थे। फिर आगे बढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या है, तो अम्ल सबसे पहले पढ़ेंगे कि शब्द जो एसिड आया है या लेटिन शब्द है, जिसे हम एसिडियस कहते हैं, जिसका अर्थ है खट्टा। यानी एसिड का अर्थ क्या है, खट्टा। यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल विलयन में यानी जो जल में घुल कर H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी H प्लस आयन देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम HCl लिखते हैं, HCl, H2SO4 लिखते हैं, तो H2SO4, तो ये H आयन, इसमें भी H प्लस आयन। तो जहां पर ऐसे देखेंगे तो समझ जाएंगे ये अम्ल है। आगे बढ़ेंगे, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टा होता है, तो हमेशा क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लिटमस परीक्षण में ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, नीला लिटमस रहता है उसे लाल कौन कर देता है, तो कर देता है अम्ल। अब इसको याद रखने का तरीका है अनीला, अनीला यहाँ पर लिख भी दिए हैं ठीक में, अनीला। और से अम्ल होता है और नौद्रिकी कार से नीला और लौ से लाल होता है। यानी अम्ल जो है नीला को लाल करता है, यहाँ पर लिख दिए हैं ठीक, अनीला, अम्ल नीला को लाल करता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। विद्युत चालकता, अम्लों का जल विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जल विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यहाँ से करंट प्रवाहित हो सकती है। पीएच का मान, अम्लों का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। उदासीन का क्या होता है, तो 7 होता है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातुओं से जैसे जेड है, जिंक, Mg, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। यानी धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यानी एसिड जब मेटल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आगे बढ़ेंगे, परवल अम्ल, परवल अम्ल जब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तब यहाँ से प्रश्न आते हैं। परवल अम्ल, और रेलवे में तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो वे अम्ल जो जल विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूरा पूरा घुल जाते हैं और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, तो परवल अम्ल होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल।
एचसीएल का पीएच मान भी पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में, किसका पीएच मान 1 होता है। रेलवे में भी पूछा गया, इसका पीएच मान 1 के आसपास होता है। इसलिए याद रहे, ये बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो ये अम्ल जो जल में विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, तो प्रबल अम्ल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखें, एकदम इम्पोर्टेंट VVI है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? उसमें HCl, H2SO4, HNO3, एक लास्ट ऑप्शन डी में देते CH3COOH। तो वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल नहीं होते हैं। HCl प्रबल अम्ल है, H2SO प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है। फिर आगे बढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो इससे पता चल जाता है कि ये कमजोर अम्ल है। और अभी जो पढ़े थे वो मजबूत अम्ल था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वीक एसिड है, यानी कमजोर अम्ल है। दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, वे अम्ल जो जल विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से, यानी पूरा पूरा आयनित नहीं होता है, यानी पार्शियल रूप से आयनित होते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अम्ल तो पाया जाएगा, कौन सा? तो प्रबल या दुर्बल? तो दुर्बल अम्ल पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया, साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। तो ये सारे जो है वीक एसिड हैं। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल, ये VVI फॉर एग्जाम्स, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे हैं। प्राकृतिक स्रोत, आज ही बीपीएससी का एग्जाम हुआ है एपीओ का, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इसी का फार्मूला अभी लिखे थे, CH3COOH। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर के साथ अगर पालक पूछ ले, तो पालक में भी तो क्या पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। पालक में भी कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, और कुछ अम्ल के बारे में पार्ट 2 में। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें होते हैं? तो बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल भी इसी को कहते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। अमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अम्ल के उपयोग, यानी HCl का उपयोग। एकमात्र अम्ल जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये शरीर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का अम्ल भी कहा जाता है, यानी इसे म्यूरेटिक म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन को पचाने में काम करता है कौन? HCl। मानव शरीर में भोजन को पचाने में कौन काम करता है? तो HCl। बाथरूम और टॉयलेट के क्लीनर के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है? HCl का प्रयोग होता है। अम्लराज यानी एक्वाराज, एक्वाराज बनाने में, एक्वारिजिया, एक्वाराज या एक्वारिजिया कहिए, एक्वारिजिया बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो HCl और HNO3, HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इसका अनुपात पूछा जाता है 3:1 होता है। और बार बार एग्जाम में बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आप सेट मारते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि अम्लराज बनाने में किसका प्रयोग होता है? HCl और HNO3 का। और इसका रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अम्ल H2SO4। H2SO4 का उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको क्या कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले तो पूछ लेते हैं फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। और रसायनों का राजा कहा जाता है, केमिकल ऑफ किंग, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल किसे कहता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। कार का बैटरी, शीशा संचायक से लेड स्टोरेज बैटरी में इसका प्रयोग होता है, यानी शीशा संचायक बैटरी जो बनता है उसमें किसका प्रयोग होता है? H2SO4 का उपयोग होता है।
उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सुपर फास्फेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम शोधन यानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग और डिटर्जेंट उद्योग में भी H2SO4 का प्रयोग करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। माकुलम HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल किसे कहते हैं? HNO3 को। सोरे का अम्ल किसे कहते हैं? HNO3 को कहते हैं। सोरे का अम्ल हम किसे कहते हैं? तो HNO3 को कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल कहते हैं हो गया विस्फोटक, जैसे TNT, डायनामाइट बनाने में, TNT और डायनामाइट बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं। और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल, जिसके सम्मान में नोबेल पुरस्कार रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया। सोने और चांदी के गहनों की सफाई में हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का। अगर चांदी गंदा हो जाता है तो उसको हम साफ करवाने के लिए जो जाते हैं, तो साफ जो करता है केमिकल का नाम है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। अम्लराज बनाने में भी सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का, यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सोना और चांदी गहने की सफाई में HNO3, नाइट्रिक अम्ल, विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल, TNT बनाने में नाइट्रिक अम्ल, डायनामाइट बनाने में नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज बनाने में यानी सोना और प्लेटिनम को गलाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो अम्ल वर्षा कहलाता है, 5.6 से कम हो तो। मुख्य कारण वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की उपस्थिति के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। यह गैसें पानी से मिलकर H2SO4 और HNO3 बनाती है। यानी अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है पहले SO2 और NO2। अब यहाँ देखिए कि SO2 है तो यहाँ पर ये बन जाता है, जब जल से अभिक्रिया करती है H2O से अभिक्रिया करती है तो H2SO4 बन जाती है। NO2, NO2 जब H, यहाँ पर NO2 है, जब ये जल से अभिक्रिया करती है तो फिर क्या बन जाता है? HNO3 बन जाती है। तो ये दोनों जिम्मेवार हैं। आगे बढ़ेंगे। ताजमहल के पीलेपन होने का कारण भी क्या है? अम्ल वर्षा है। ताजमहल के पीलेपन का कारण होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है। अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार क्या है? क्षार क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। यह अम्ल पर है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वे होते हैं। आप एक साबुन लीजिए, उसको थोड़ा अगर मुंह में हल्का अगर लग जाता है, उसका फैन वगैरह भी आ जाता है तो कड़वा सा लगता है। तो ये कड़वा जो लगता है, ये साबुन का स्वाद, वही क्षार है। आरहेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल विलयन में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आरहेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ है जो जल विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं या भस्म कहते हैं। सभी एल्कली क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक एल्कली नहीं होते हैं। तो क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। आरएनएस के अनुसार OH, ये हाइड्रोक्सिल आयन लास्ट में रहेगा, तभी वो क्या है? क्षार है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं NaOH। अब देखिए ये लास्ट में OH, तो यही क्षार है और ये प्रबल क्षार है। तो ये OH जो है, ये क्षार है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं KOH, ये भी क्षार है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। क्षार के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं और लिटमस परीक्षण में ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो ये कर देते हैं क्षार। और हम क्षार को ऐसे लिख सकते हैं,
छलनी। अब अक्ष लिखने के बदले हम यहाँ अगर छ लिख देते हैं, छ तो ये क्षार हो गया, लो से लाल हो गया, न्यायिकता से नीला हो गया। यहाँ पर लिख दिया है छलनी, ये क्षार लाल को नीला कर देता है, ये क्षार लाल को नीला कर देता है, इसलिए याद रखें छलनी क्षार, क्षार लाल नीला, ये क्षार जो है लाल को नीला करता है। इसी प्रकार हम पढ़ चुके थे पहले एक अनीला, अनीला ये अम्ल जो है नीला से लाल करता है, क्षार लाल से नीला करता है। और क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रबल एवं दुर्बल क्षार। तो इससे पहले हम प्रबल एवं दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ लिए थे, अब प्रबल क्षार के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या हो गया, प्रबल क्षार। तो प्रबल मतलब मजबूत, जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, NaOH प्रबल क्षार, KOH प्रबल क्षार यानी कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, NaOH यानी इसको हम कहते हैं, इसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो परीक्षा में बार बार ये पूछता है कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH याद कर लेंगे, एक एक चीज में याद करने वाला है। तो NaOH कास्टिक सोडा यानी इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इसे कास्टिक पोटास कहते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको कहते हैं के से पोटेशियम, यहाँ हाइड्रोक्सिलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऊपर वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है। दुर्बल क्षार वीक बेस, जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूरा आयनित नहीं होते हैं, NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको फार्मूला को थोड़ा ऐसे लिख दीजिए जो पेपर में आता है, ऐसे रहते हैं पेपर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये दुर्बल क्षार में आता है। तो याद रखेंगे NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, KOH कास्टिक पोटास, और इधर NH4H अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको मैग्नीशिया भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण क्षार के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे NaOH यानी कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बोले थे, जो सामान्यतः कास्टिक सोडा कहते हैं साबुन और अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक जिसको सर्फ कहते हैं, डिटर्जेंट्स के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, कागज निर्माण और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर जो बार बार पूछे जाते हैं, पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला पूछा था, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं देखे, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, यही लिखा रहता है। इतना ही ज्यादा पूछा गया, और जो जो भी लिखा हुआ है उसको ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में कोई पूछ ले यही सब टर्म। फिर आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ए बड़ी है लेकिन हमेशा छोटी लिखा जाता है, इसे करके CaOH होल ट्वाइस, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, दो चूना होता है, एक अनबुझा चूना, एक बुझा हुआ चूना, इसको हम मिटाते हैं, फिर से इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और एक होता है अनबुझा चूना, जो कि आपको दोनों की जानकारी होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न जो आएगा तो आप कन्फ्यूजन में गलत कर सकते हैं। अनबुझा चूना CaO कैसे है, बुझा हुआ चूना सेलेक्ट लाइन, और इसको अनबुझा चूना का हम कहते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन, क्विक लाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका प्रयोग करते हैं हम सीमेंट में, इसका प्रयोग होता है सीमेंट उद्योग में। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, घर की सफेदी करने में, जल की कठोरता दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजन विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण COCl, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में।
तो मिट्टी की अम्लता की दूर करने मिट्टी की अम्लता होती क्या है? तो आप जब मिट्टी का चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें जानकारी होती है। मिट्टी की अम्लता यही होती है जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, उसमें कोई उपज नहीं होती है, तो उसे खत्म करने के लिए हम यही चूना का प्रयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना का। और जल की कठोरता भी दूर करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। घर की सफेदी, घर में जो सफेदी करते हैं, चूना करते हैं, इसी से करते हैं। और जो घर में चूना खाया भी जाता है वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही खाया जाता है, इसे बुझा हुआ चूना कहता है। अनबुझा चूना का प्रयोग कहाँ होता है? तो सीमेंट बनाने में होता है, इसी को हम क्विक लाइम कहते हैं। बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भी पूछ लेता है, क्विक लाइम का एग्जाम्पल दें तो CaO है। स्लैग लाइन किसे कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, मिल्क और मैग्नीशिया अभी पढ़े थे। ये Mg बड़ी दिए दिया है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट में गैस एसिडिटी होने पर एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो MgOH होल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं पेट की गैस या एसिडिटी को दूर करने के लिए। और यह आमाशय के अतिरिक्त एससीएल अम्ल को उदासीन कर देता है और दर्द से राहत दे देता है। इनो का मुख्य घटक यही होता है। आप इनो पिए होंगे, आप इनो देखे भी होंगे किसी को पीते हुए। तो इस इनो में क्या रहता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और ये एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। यानी पेट और एसिडिटी में इसका काम होता है। तो जितने भी दवाई बनते हैं, मेडिसिन भी बनता है गैस का टेबलेट, उसमें इसका प्रयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, अब लवण पढ़ेंगे। अम्ल पढ़ चुके हैं, अम्ल के बारे में पढ़ लिए, और अब क्षार के बारे में भी पढ़ लिए, और लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लवण साल्ट कैसे बनते हैं? तो साल्ट बनता कैसे है? तो हम जानते हैं कि अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है। और लवण और जल जब बनता है, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अच्छे से लिखा नहीं रहा, आप इसको थोड़ा समझ जाइएगा। उदासीनीकरण, अम्ल क्षार से जब अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में। रेलवे में, ग्रुप डी में तो बहुत बार, अगर 100 शिफ्ट पूछता है तो उसमें समझिए कि 10 शिफ्ट में प्रश्न, 15 शिफ्ट में रखते ही रहते। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लवण के प्रकार। अब लवण के बारे में हम पढ़ेंगे, उदासीन लवण, अम्ल लवण, क्षारीय लवण। अब इसको याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है। जब परवल अम्ल और परवल क्षार मिलता है तो पीएच मान 7 होता है, NaCl कैनोथ्री। तो परवल अम्ल और परवल क्षार, जब हम एग्जाम दे रहे थे ग्रुप डी का, वहां पर यही क्वेश्चन आ गया था 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में, 19 में जो एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन आया था, NaCl और KNO3। तो इसमें परवल अम्ल और परवल क्षार एग्जाम्पल में NaCl ही था। तो परवल अम्ल और परवल क्षार कौन है? तो NaCl। और परवल अम्ल और परवल क्षार इन दोनों जब मजबूत और मजबूत मिलेगा तो उदासीन लवण बनेगा, जिसका पीएच मान 7 होगा। और अम्ल लवण में जब एक परवल अम्ल रहेगा और दूसरा दुर्बल क्षार रहेगा तो हमेशा पीएच मान 7 से क्या होगा? कम रहेगा। 7 से क्या हो रहा है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। फिर क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल और परवल क्षार, यहाँ पीएच मान क्या हो रहा है? पीएच मान जो है 7 से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? परवल क्षार हो गया, और यहाँ पे दुर्बल परवल अम्ल हो गया, और यहाँ पर उदासीन हो गया। तो जो ज्यादा मजबूत रहेगा वही, देखो फिर से एक बार, अगर समझ में नहीं है फिर से देखो। उदासीन लवण में मिटाते हैं, अब फिर से देखो, उदासीन लवण में दोनों अगर परवल आए तो उदासीन हो जाता है। ध्यान रखना, दोनों अगर परवल आ जाए तो उदासीन हो जाता है। याद करने का तरीका, अम्ल लवण में ज्यादा देखेंगे मजबूत होना है, परवल अम्ल आया तो इसलिए ये अम्ल लवण हो गया। परवल अम्ल है और दुर्बल क्षार है
तो जो मजबूत ज्यादा है वही तो जीतेगा, अगर कोई से लड़ाई होता है तो मजबूत जो है वही जीतेगा। तो यहाँ पर अम्ल लवण क्या है, तो परवल अम्ल है, तो परवल अम्ल है तो यहाँ अम्ल लवण हो जाएगा। दुर्बल क्षार कमजोर है, इसे दुर्बल का कोई नाम यहाँ नहीं होगा। क्षार लवण भी वही होगा, अगर परवल क्षार यहाँ पर है तो ये सीधा परवल क्षार ही हुआ, क्योंकि दुर्बल अम्ल है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। साधारण नमक, कॉमन साल्ट, NaCl। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो Na और Cl, यानी सोडियम और Cl से क्लोराइड। Na से सोडियम, Na किसका प्रतीक होता है, सोडियम का, Cl से क्लोरीन होता है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसे कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में याद रखिएगा। कॉमन साल्ट किसे कहा है, NaCl को। साधारण नमक में सोडियम क्लोराइड, यह भोजन का अनिवार्य हिस्सा है, आप खाना खाते हैं इसमें रहता है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है क्या, तो नमक। समुद्री जल के वाष्पीकरण से क्या होता है, नमक। मांस, मछली और अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। यानी आप घर में देखे होंगे कि अचार जब बनता है तो उसमें नमक मिलाया जाता है कि अचार सड़े ना, ना सड़े, इसके लिए ही नमक मिलाया जाता है। यानी उसकी क्या करता है, प्रिजर्वेशन, यानी उसकी सुरक्षा करता है। मांस, मछली, अचार के परिरक्षण में नमक का प्रयोग करते हैं। रॉक साल्ट अशुद्धियों के कारण भूरे रंग का होता है, ये भी नमक देखे होंगे, काला नमक जिसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, यहाँ से तो परीक्षा में क्वेश्चन भर भर के आता है। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, इसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा। ये होता है धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा ये होता है खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम एकदम हम 100% याद रखेंगे और ये फार्मूला भी याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा वीवीआई है दोनों चीजें। अब जब सेट मारिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, बराबर पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, और इसको हम रासायनिक नाम में क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कभी कभी इसका एक नाम, अगर आप 10th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ज्यादा ये मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पकौड़ा, केक, ब्रेड के मुलायम और स्पंजी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ब्रेड जो मुलायम रहता है उसको बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। पकोड़ा, केक वगैरह जो भी बनता है उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। घर में भी पूरी बनता है, देखते होंगे, यूज कर लेता है बेकिंग सोडा का। अग्निशामक यंत्र, यहाँ से अभी वर्तमान बहुत ज्यादा प्रश्न है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दो चीजें रहते हैं, बेकिंग सोडा और एक प्रयोग हम अभी तुरंत सीखे थे पहले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में, गैस की समस्या से निजात पाने में बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे। धोबन सोडा, ये धोने का सोडा, नाम से ही पता चलता है कि धोने का सोडा। धोबन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O इंटू 10, Na2CO3 इंटू 10H2O। और जो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बेकिंग सोडा पर तो सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको याद करने का एक तरीका ध्यान में रखेंगे। हम थोड़ा पीछे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट, बस सोडियम तो पता है कि बेकिंग सोडा में सोडियम है, वॉशिंग सोडा में भी सोडियम है, लेकिन बेकिंग सोडा में बहुत से यहाँ बेकिंग है। बेकिंग सोडा में यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, खाने का सोडा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत से बेकिंग है, तो बहुत से यहाँ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। बेकिंग सोडियम आएगा और दूसरा देखेंगे वॉशिंग सोडा पूछेगा, तुरंत याद रहेगा। तो उसको हम सोडियम कार्बोनेट नहीं बोलते हैं, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। या दूसरा नाम अभी तुरंत हम सीखे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
अभी डेका हाइड्रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बार बार नहीं मिलेगा। Na2CO3 10H2O होता है। कपड़ों की धुलाई, घरों की सफाई, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कांच की गिलास, साबुन की कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम युक्त के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। लेकिन परीक्षा में ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का, धोने सोडा का रासायनिक सोडियम कार्बोनेट, याद रखिए। अब यहाँ पर पता चले कपड़े की धुलाई में, घर की सफाई में किसका प्रयोग, क्योंकि कपड़े की धुलाई में तो पहले से पता है धोवन सोडा का ही प्रयोग होगा। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में, सबसे वीवीआई बार बार पूछा, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, हम धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। कांच, गिलास, साबुन एवं कागज के उद्योग में प्रयोग में, बोरेक्स जैसे सोडियम युक्त निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaCOS, ये सूत्र ही पहले पूछता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। सूती और लिनन कपड़े के विरंजन में, धोने में इसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। रासायनिक उद्योग में उत्साहित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। आप कभी देखते होंगे रोड पर जो है ना, जहाँ ज्यादा कचरा वगैरह फैलता है, तो वहां पर ये ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव भी करता है, वही ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। और आप देखते होंगे जो किसी का पैर हाथ टूटता है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस काम देता है वहां पे, CSO4 ½ H2O। और ये जिप्सम का फार्मूला और इसका दोनों का फार्मूला तो पहले याद रखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 ½ H2O, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का CSO4 × 2H2O, और 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल अणु त्याग कर POP बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये बार बार पूछा जाता है, कितना सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। या टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर में, मूर्तियों, खिलौने और सजावट का सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। छतों की फॉल सीलिंग और सतह को चिकना बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, CSO4 ½ H2O, और जिप्सम को हम जब 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और टूटी हड्डी में इसका प्रयोग होता है, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग होता है, खिलौना बनाने में प्रयोग होते हैं, सजावट के सामान बनाने में, और छतों की फॉल सीलिंग करने की और सतह को चिकना बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और पीएच स्केल के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो हाईएस्ट होता है वो लास्ट 1 से 14 तक होता है, हाईएस्ट 14 और सबसे न्यूनतम 0 होता है, 0 से 14 तक। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया। पी का सूचक पोटेंज, ये पूछा है, पी का सूचक क्या है, पोटेंज। और ये एक जर्मन शब्द है, पोटेंज। पीएच मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका अर्थ है शक्ति यानी पावर। खोज 1919 में सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। और पीएच का अर्थ क्या होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और 0 से कहाँ तक होता है, तो 14 तक होता है। इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। आगे बढ़ेंगे, पीएच परास। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से लिखा रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 7 से अगर अधिक होगा तो क्षार, यहाँ पर क्षार रहता है, और इधर अम्ल रहता है। ये ध्यान रखिएगा, जब 0 से 1 से 3 तक के बीच रहता है तो परवल अम्ल रहता है। इसी प्रकार अगर हम 12 से 14 तक रहते हैं तो ये परवल क्षार है, और ये 0 से 3 तक परवल अम्ल होते हैं। इसके बाद कमजोर होते हैं, इधर भी कमजोर होते हैं। तो पीएच जब 7 से कम हो तो अम्ल होगा, पीएच जब बराबर 7 ही हो तो उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। विलयन क्षारीय हो तो 7 से ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान
7 होता है। और ये पीएच वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख दिए हैं पदार्थ सब्सटेंस पीएच वैल्यू। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और कभी कभी परीक्षा में ना अगर इसके बीच पूछा जाता है तो 7 दे देता है, तो उसको भी आप सही मान सकते हैं। सही है, मान नहीं सकते, सही है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। लार खाने से पहले पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल और नमक का पीएच मान 7 होता है। आगे बढ़ेंगे और सभी को याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। महत्वपूर्ण पीएच मान पार्ट 2। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। सिरका पीएच 2.5 से 3.4 होता है। शराब का 2.8 से 3.8 होता है। मूत्र का 4.8 से 8.4। औसत 6.0, यही पूछा जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। एक दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, यहाँ से कुछ प्रश्न। दैनिक जीवन पीएच का महत्व, पौधे और पशु, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पर आज के बीच कार्य करता है, यही परीक्षा में आता है। मिट्टी की उपज, अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच अनुकूल लगभग 7 होना चाहिए। अम्ल मिट्टी में चूना मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। दंत क्षय, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है और दांतों का इनेमल संचारित होने लगता है और क्षार टूथपेस्ट उपयोग से रोकता है। दंत क्षय यानी दांत जब खराब होने लगता है उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। इनेमल आपको पता है दांत का सबसे कठोर यानी शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। पाचन तंत्र, पेट में उत्पन्न एचसीएल पीएच मान 1.2, इसके आसपास हम बताए थे। पाचन तंत्र में मदद करता है एचसीएल। आगे बढ़ेंगे। सूचक इंडिकेटर, सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ जो किसी विलयन के, सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं या अपने कलर या गंध में परिवर्तन करके देते हैं। प्राकृतिक सूचक, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। तो प्राकृतिक सूचक, वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। पहले नहीं बनते थे, अब बनते हैं कि प्राकृतिक सूचक निम्न में से कौन है। तो लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। संश्लेषण हैं कृत्रिम सूचक, फिनोक्सिलिन, मेथिल ओरेंज। गंध, ओला फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री कहिए। प्याज, लौंग के तेल, वेनिला, ये सब ऑल फैक्ट्री गंध में आते हैं। अभी सुगंध से भी पता चल जाते हैं प्याज, लौंग का तेल, वेनिला आदि। तो 3 पढ़ लिए, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंध सूचक। आगे बढ़ेंगे। लिटमस पत्र, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। यह थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? तो थेलोफाइटा के समूह के लाइकेन पौधे से। किस पौधा से लिटमस किससे बनता है? तो लाइकेन से बनता है, इंपोर्टेंट है। अंग्रेजी में से लीचेन कहते हैं। उदासीन अवस्था में इसका रंग बैंगनी रंग का होता है। लिटमस का कलर पूछ ले किस कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। अब अम्ल नीला को लाल करता है, तो उस समय लिटमस जो रहता है वो बैंगनी रंग का रहता है। अम्ल इसे लाल करते हैं और क्षार इसे नीला कर देते हैं। तो ये हम अनिला और छलनी ट्रिक से याद कर लिए हैं, ज्यादा इस पे टाइम नहीं दीजिए। आगे बढ़िए। कृत्रिम सूचक, ये अभी दरोगा के, बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बार तुमने 2 बार आ गया। मेथिल ऑरेंज के बारे में, फिनोक्सिलिन। ये तो हमको लगता है 2024 के मेंस दरोगा में पूछा है कि अम्ल में, अभी क्षार में कैसा रंग होता है? पीला होता है और अम्ल में लाल होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला। अब फिनोक्सिलिन अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। फिनोक्सिलिन क्षार में गुलाबी हो जाता है। हल्दी का रंग अम्ल में पीला होता है, सेम जैसे हल्दी का रंग वही रहता है, और लाल भूरा हो जाता है क्षार में। ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये सब अभिक्रिया जो करता है सूचक से, तो फिर ये ऐसा कलर में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। गंध सूचक, गंध सूचक और फैक्ट्री इंडिकेटर, जिन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षार माध्यम बदल जाती है और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी है। गंध सूचक किसके लिए उपयोगी है? दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड। प्याज, ओनियन तीक्ष्ण गंध रहती है, कोई गंध नहीं क्षार में। अम्ल में तीक्ष्ण गंध रहती है और क्षार में कोई गंध नहीं। लौंग का तेल, गंध रहती है अम्ल में, क्षार में कोई गंध नहीं रहती है। आगे बढ़ेंगे। वेनिला समान गंध रहती है अम्ल में और क्षार में कोई गंध नहीं रहती। महत्वपूर्ण सूत्र रिवीजन, देखिए लास्ट में सूत्र रिवीजन भी दे दिए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है सूत्र का याद रहे। कास्टिक सोडा,
जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। बिना बुझा चुना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चूना पत्थर संगमन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये ध्यान रखना है कि CaCO3 किस किस में पाया जाता है, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे CaCO3 है पत्थर में, CaCO3 मोती में, CaCO3 जैसे अंडा के बाहरी आवरण में, CaCO3 चूना पत्थर में, CaCO3 संगमरमर में, CaCO3। ये सब ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, वन लाइनर रिविजन एक बार करते हैं। अम्लराज सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 और 3:1 के मिश्रण में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं। सोना और प्लेटिनम को गलाने में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लराज का, यानी HCl और HNO3 का। अम्लराज याद रखेंगे, अम्लराज ही क्वेश्चन में आता है। नहीं तो अंग्रेजी में एक्वारिजिया लिखा रहता है, एक्वारिजिया लिखा रहेगा एकदम अंग्रेजी में, आपको एक्वारेजिया लिखा रहता है इसी में प्रश्न में। आपको ध्यान रखना है कि सोना और प्लेटिनम को गलाने में, यानी सोना गलाने में किसका प्रयोग करते हैं? एक्वारेजिया का, नहीं अम्लराज का। और HCl और HNO3 का ही मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। किस अनुपात में रहता है, ये भी पूछता है, 3:1 में। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय। और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अब यहाँ से याद करने का ट्रिक क्या है? तो अ से अधातु, अ से अम्ल। जब अधातु पता चलेगा एक अम्ल है, तो धातु बचा तो क्षारीय है। याद रखना, अ से अधातु, अ से अम्ल। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। सोडियम क्या है? धातु है तो क्षारीय है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है तो क्षारीय है। कार्बन क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? SO2। सल्फर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर अधातु है। आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन फिर कुछ फैक्ट बचे हैं तो देखते हैं। कपड़े के जंग हटाने, कपड़े के जंग दाग हटाने ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहते हैं। शीतल पेय और खट्टापन फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। शीतल पेय, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या रहता है? H3PO4, H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जांच के लिए पुलिस ब्रेथ एनालाइजर, आप देखे होंगे उसमें फूकने के लिए बोलता है, उसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। उसमें जो उपयोग होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बिहार दरोगा में 2213 वाले प्रश्न में ये पूछा गया था कि जब शराब पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो जो जांच करने वाला मशीन रहता है उसमें क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक करता है? HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल। पता चल गया, तेजाब में सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कार के बैटरी में प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल, HNO3 अभी पढ़े थे हम, इसको हम अम्लराज बनाने में प्रयोग करते हैं, विस्फोटक बनाने में प्रयोग करते हैं, डायनामाइट बनाने में प्रयोग करते हैं, TNT में प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल, तो सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में HCl मौजूद होता है, जिसका pH लगभग 1.2 होता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। HCl जो पचाता है तो यह क्या करता है? तो पेप्सिन को एक्टिव करता है, पेप्सिन को एक्टिव करके पचाने का काम करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो NTPC में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, नहीं सॉरी 7.0 होता है, जो कि उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। और 7.4 किसका होता है? तो रक्त का होता है। 8.0 किसका होता है? तो समुद्री जल का होता है, समुद्री जल का होता है। तो जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7.4 और रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये क्वेश्चन और बचा है तो इसको पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमिली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध और दही में पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे।